खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एसबीआई किनको और क्यों देने जा रही है चॉकलेट का डब्बा? सरकार किसको देगी 8% तक ब्याज सब्सिडी? एडवांस टैक्स कलेक्शन में कितने प्रतिशत हुआ उछाल? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो जो लोन की ईएमआई चुका रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की किश्तें भूल जाने वालों से वसूली का एक मीठा तरीका अपनाया है। बैंक ने बताया है कि वह मंथली ईएमआई के भुगतान में चूक वाले संभावित कर्जदारों को चॉकलेट का एक पैकेट भेज रहा है, जिससे उन्हें याद दिलाया जा सके कि उन्हें किस्त देना बाकी है। जून 2023 की तिमाही में एसबीआई का कुल खुदरा कर्ज 16.46% से बढ़कर 12.04 लाख करोड़ रुपए रहा है। वहीं बैंक का कुल कर्ज 13.9% बढ़कर 33.03 लाख करोड़ रुपए रहा है। एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा है कि जिन ग्राहकों की किस्तें चूकने की आशंका है, उनसे फिनटेक प्रतिनिधि मिलने भी जाएंगे। तो लंच बॉक्स के अगले टिफिन में क्या है, चलिए देखते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर सरकार 8% तक की ब्याज सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि सरकार ने पहले ही बजट 2023-24 में योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत कारीगरों को 5% की सस्ती दर पर लोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि ये लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा। इस योजना में 18 पारंपरिक कारीगरों जैसे कि बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले, नाई और नाव बनाने वाले जैसे लोगों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योजना के तहत कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का लोन देगी। चलिए अब खोलते हैं अगला टिफिन। तो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर सी रंगराजन ने कहा है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना गर्व की बात है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ना जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय के संबंध में हम अब भी संतोषजनक स्थिति में नहीं हैं। इस मामले में कहानी अलग है। सी रंगराजन बोले कि यह केवल उस दूरी को दर्शाता है जो हमें तय करनी है। हमारे पास प्रति व्यक्ति आय के वर्तमान स्तर को देखते हुए तेजी से बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि गणना के अनुसार यदि देश अगले 2 दशक और उससे अधिक समय तक लगातार 7% की वृद्धि दर हासिल करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था के स्तर में उल्लेखनीय बदलाव आएगा और भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा लगभग हासिल कर सकता है। तो अगले टिफिन में है एडवांस टैक्स कलेक्शन से जुड़ी खबर। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इसका संकेत एडवांस टैक्स कलेक्शन के शुरुआती आंकड़ों से मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से 15 सितंबर तक जमा हुए एडवांस टैक्स में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब तक एडवांस टैक्स के रूप में सरकार को 3.54 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। विशेषज्ञों का अंदाजा है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। बैंक अभी आखिरी तारीख तक जमा हुए टैक्स की गणना कर रहे हैं। ऐसे इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अगले हफ्ते एडवांस टैक्स कलेक्शन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। तो अब अगला टिफिन खोलते हैं, तो उसमें से निकल कर आता है एप्पल आईफोन 15। जी हाँ, एप्पल आईफोन 15 का क्रेज भारत में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। इस सीरीज के फोन्स की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है और ट्रेंड से पता चल रहा है कि एप्पल आईफोन 15 की देश में छप्पड़ फाड़ डिमांड है। कुछ मॉडल्स की बुकिंग तो इतनी ज्यादा है कि हो सकता है कि आपको अपना फोन हाथ में लेने के लिए वेटिंग करनी पड़े। एप्पल आईफोन 15 की इंडिया में 22 सितंबर को लॉन्चिंग होनी है। उससे पहले ही भारत में इसकी बम्पर बुकिंग होने की संभावना है और ये शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडाई ने मौजूदा या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में निहित खतरों की नियमित समीक्षा करने के लिए साइबर सुरक्षा पर एक स्थायी समिति का गठन किया है। इस अप्रैल में सूचना और साइबर सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी होने के बाद गठित कमेटी इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए ढांचे में उचित बदलाव का भी सुझाव देगी। और खबरों के लंच बॉक्स के आखिरी टिफिन में है घरों से जुड़ी खबर। मुंबई में घरों की बिक्री का इस साल एक रिकॉर्ड बन सकता है। नरेट को JLL ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में मुंबई में घरों की बिक्री 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकती है। मुंबई भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजारों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2021-22 में यहाँ 90,552 करोड़ रुपए के घर बिके और चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यहाँ पर 50,075 करोड़ रुपए की बिक्री हो चुकी है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को।
और उम्मीद करते हैं कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।